करते हैं। तो अभी लास्ट के 2 क्लासेस में हमने क्या देखा था, सीक्वेंस। फिर तो आज भी सीक्वेंस से कंटिन्यू करेंगे, तो सब सीक्वेंस डिस्कस करेंगे। उससे पहले 1-2 थ्योरम लिख लो। तो जैसे हमने लास्ट टाइम एक थ्योरम लिखा था, उसको कॉची थ्योरम बोलते हैं, कॉची फर्स्ट प्रिंसिपल आई थिंक। तो कॉची फर्स्ट थ्योरम, तो उसमें ये था कि लाइक कि ए एन इज अ पॉजिटिव टर्म सीक्वेंस एंड लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। ए एन क्या है, मान लो स्मॉल ए है। तो हमने क्या लिखा था देन, तो हमने ये लिखा था कि जो लिमिट होगी एन टेंस टू इन्फिनिटी, जो एवरेज है अर्थमेटिक मीन ऑफ टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, वो भी ए होगा। दूसरा लिखा था जो ज्योमेट्रिक मीन है टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस का, दिस इज ज्योमेट्रिक मीन दैट विल ऑल्सो कन्वर्ज टू ए। एंड तीसरा लिखा था जो हार्मोनिक मीन है, दैट विल ऑल्सो कन्वर्ज टू ए, है ना। ये पहले लिखा था, इसका नाम कॉची प्रिंसिपल है या कॉची थ्योरम बोलते हैं, कॉची प्रिंसिपल ऑफ लिमिट्स या कॉची फर्स्ट प्रिंसिपल भी कहीं कहीं लिखा रहता है। तो ठीक है, ये सिंपल थ्योरम था कि नॉन नेगेटिव टर्म का सीक्वेंस है जो ए पे कन्वर्ज कर रही है, तो उसका टर्म्स एन टर्म्स का अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन दैट विल ऑल्सो कन्वर्ज टू द सेम लिमिट। ठीक है। एंड अगला थ्योरम जैसे सिमिलर है कि लेट ए एन बी अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अब जरूरी नहीं पॉजिटिव टर्म का हो, एंड बी एन बी अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो ए एन कन्वर्जिंग टू ए, बी एन कन्वर्जिंग टू बी। ठीक है, तो देन लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए वन बी एन ए टू बी एन माइनस वन चलता रहेगा। जैसे ए एन माइनस वन बी टू है ना, एन माइनस वन बी टू आएगा, फिर ए एन बी वन। क्या समझ आ रहा है? तो ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए एन तक गया है, और साथ में प्रोडक्ट है बी एन माइनस वन, सो बी वन तक आया है। ठीक है, समझ आ रहा है ना कि ए वन ए टू ए थ्री और बी वन बी टू बी एन। तो वैसे बी सीक्वेंस का nth टर्म, ए सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई हुआ, एंड सो ऑन, इसी ऑर्डर में। आपको समझ आ रहा होगा। एंड दिस अपॉन एन। सो बताओ किसी को आइडिया है इसकी लिमिट क्या होनी चाहिए? सो इसकी लिमिट आएगी a इंटू बी। ठीक है, सो दिस सीक्वेंस विल कन्वर्ज टू ए बी। तो दिस सीक्वेंस विल कन्वर्ज टू ए बी, तो इसकी लिमिट आएगी a इंटू बी। ये सब कुछ बेसिक थ्योरम्स हैं जिस पे बेस्ड क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे, या मे बी यही कई बार ऑप्शन रहते हैं थ्योरम्स ही। ठीक है, और एक थ्योरम्स लिख लो। जैसे लास्ट टाइम मैंने एक थ्योरम लिखाया था, पहले तो ये बता दूं कि कोई पॉजिटिव टर्म की सीक्वेंस है, या कोई ज़रूरी नहीं है पॉजिटिव टर्म की ही हो। ठीक है, जैसे पॉजिटिव टर्म है तो मॉड डे लगाना पड़ेगा, पॉजिटिव टर्म की नहीं है तो मॉड लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, मान लो ऐसा है, इफ़ ए एन इज अ पॉजिटिव टर्म सीक्वेंस देन, एंड मान लो देन क्या होगा कि लिमिट ऑफ लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन अपॉन ए एन विल ऑलवेज बी इक्वल टू ए एन की पावर वन बाई एन इफ लिमिट एग्जिस्ट। ठीक है ना। सो अगर लिमिट एग्जिस्ट करता है तो दोनों इक्वल होंगे हमेशा। मतलब मतलब क्या कहना चाह रहा है कि अगर एन कोई पॉजिटिव टर्म का सीक्वेंस है तो इसका लिमिट और इसका लिमिट हमेशा इक्वल आएगा। ठीक है ना। सो आप कोई भी पॉजिटिव टर्म का सीक्वेंस लेंगे, सो यू फाइंड लिमिट ऑफ दिस एंड लिमिट ऑफ दिस, बोथ विल बी ऑलवेज इक्वल। ठीक है। सो ये कुछ रिजल्ट है। एक और मैंने थ्योरम लिखाया था, आपको याद होगा कि दिस क्वांटिटी इज लेस देन
हाफ, देन ए एन की लिमिट 0 होगी फॉर श्योर। अगर इसकी लिमिट लेस देन हाफ है, स्टिल ए एन की लिमिट 0 होगी, जो पहले हमने लिखे थे। सो ये सब है, और ये कुछ रिजल्ट्स हैं जिसमें क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो रिजल्ट याद रखना पड़ेगा। अभी मैं आगे थोड़ा चलता हूँ, सब सीक्वेंस पे आता हूँ। तो जो सब सीक्वेंस है, सब सीक्वेंस, अभी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ सब सीक्वेंस, है ना, ये देखना है कि सब सीक्वेंस का डेफिनेशन क्या है। कोई बताओ कैसे स्टार्ट करते हो, सब सीक्वेंस का क्या डेफिनेशन है? हाउ डू यू डिफाइन सब सीक्वेंस, है ना, नाम से ही क्लियर है कि सीक्वेंस के सबसे टाइप की कुछ ऐसा है ना, जिसमें कुछ टर्म हम चूज कर लेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। मतलब ये है कि सीक्वेंस में हालांकि इनफाइनाइट टर्म्स ही होता है, तो सब सीक्वेंस इज ऑल्सो अ सीक्वेंस, बट इसमें सीक्वेंस के सारे टर्म्स नहीं आएंगे, है ना। यू कैन चूज इनफाइनाइटली मेनी टर्म इन द सेम ऑर्डर। तो ये मैथ मतलब ऐसे नॉर्मल लैंग्वेज में मैथमेटिकली लिखे। सो मैथमेटिकल डेफिनेशन है तो जैसे एक तो ऐसा कह रहा है कि मान लो ऐसा है, लेट दिस इज ए एन, जिसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, A1 A2 A3 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से है। सो दिस इज अ सीक्वेंस, दिस इज अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, दिस इज सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। नाउ जैसे एक नॉर्मल वर्ड में ये बता रहा है कि आप ऐसा कर सकते हो, कह रहा है कि एनी इन्फिनाइट सक्सेशन ऑफ इट्स टर्म्स पिक्ड आउट इन एनी वे, है ना, प्रिजर्विंग द ऑर्डर, ओरिजिनल ऑर्डर इज कॉल्ड सबसीक्वेंस। तो ये वर्ड में बोल रहा है ना, या मैं ऐसा बोलूं कि तो ये तो ऐसे नॉर्मल लैंग्वेज में बता रहा है, ठीक है। तो एक तो ऐसे लैंग्वेज में कह रहा है कि देन एनी इनफाइनाइट सक्सेशन of any infinite succession of its terms, any infinite succession of its terms picked out in any way, picked out in any way but preserving its order, है ना, picked out in any way एंड प्रिजर्विंग द ओरिजिनल ऑर्डर, है ना, ये बोल रहा है कि एंड प्रिजर्विंग द ओरिजिनल ऑर्डर, ओरिजिनल ऑर्डर is called a subsequence, is called a subsequence of an, है ना, subsequence of an। इसका क्या मतलब है? तो ये तो लैंग्वेज में हो गया, ये कहना चाह रहा है कि एक सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर है, आप कोई भी इनफिनाइट टर्म्स इसमें से चूज कर लो, लेकिन जिस ऑर्डर में पहले से उसी ऑर्डर में आप, जैसे एग्जांपल के लिए मैं ऐसा करूं कि लाइक A1 A5 A10 A11 A13 A15, इट्स नॉट लाइक कि कोई रूल ही फॉलो करेगा। मतलब अब जनरली जनरलाइज करने के लिए एक रूल चाहिए, है ना, कि जनरली यू वांट टू जनरलाइज इट, तो आपको रूल चाहिए, वरना आप कोई भी इनफिनाइट टर्म चूज कर सकते हैं इनमें से अपने अकॉर्डिंग। लेकिन आगे क्या होगा इससे अनसर्टेन है। एक बड़ा का रूल रहता है तो उसे समझ आता है कि हाँ क्या क्या हमें चूज करना है ना, इस तरह से। तो मैं एक ऑर्डर में ही लिख देता हूँ कि जैसे 1 है 5 है, अभी जैसे रूल ठीक है, इस तरह से लिख देता हूँ तो बेटर रहेगा। 1 5 9 13 इस तरह से 15 इस तरह से मान लो, है ना, ऐसा है। नहीं 15 नहीं, जब इस ऑर्डर में ले रहे हैं तो इसी ऑर्डर में लेते हैं। A17 A21 एंड सो ऑन। तो ये एक सबसीक्वेंस है, दिस इज वन सबसीक्वेंस। सो दिस इज अ सबसीक्वेंस, ये जो लिख रहा हूं मैं, दिस इज, तो इसको ऐसे लिख देता हूं डॉट डॉट डॉट। तो दिस इज
अ सब सिक्वेंस ऑफ ए एन, इसका सब सिक्वेंस है ना, 159 इस तरह के टर्म्स उठा लिए हमने, फर्स्ट टर्म, फिफ्थ टर्म, नाइन्थ टर्म, 13th टर्म, 17th टर्म, 21st टर्म एंड सो ऑन। अगर मैथमेटिकली इसी चीज को मैं लिखूं तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, दूसरे तरीके से अगर डिफाइन करूं इसी चीज को, कि सेकेंड वे में इसी को डिफाइन करे कि लेट ए एन बी अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, है ना, ऐसा है। तो लाइक इसको ओपन करेंगे, ए एन का मतलब क्या है, द ए एन मीन्स A1 A2 डॉट डॉट डॉट, है ना, चलता रहेगा, ये ख़त्म तो होना नहीं है, इस तरह से A1 A2 एंड सो ऑन। नाउ ये आ जाएगा। अब क्या करेंगे कि लेट N1 लेस देन N2 लेस देन N3 एंड सो ऑन, ऐसा मान लिया, बी नेचुरल नंबर्स, ठीक है, ये सब नेचुरल नंबर्स है, N1 N2 N3 इस ऑर्डर में नेचुरल नंबर्स हैं, N1 N2 N3 सब नेचुरल नंबर्स हैं। देन ये जो ए एन के होगा, जहां के की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी होगी, जैसे ए एन लिखता हूं तो यहां मतलब है एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, है ना, अगर नहीं भी लिखा है तब भी यही मतलब है कि एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, A1 A2 A3 A4 A5 एंड सो ऑन, ऐसे चल रहा है, और N1 N2 N3 एंड सो ऑन इस तरह से चल रहा है। देन दिस, बाकी जिन लोगों को बुक से पढ़ना है तो पहले मैंने कल एक रेफरेंस बुक बताए थे कि इंट्रोडक्शन टू रियल एनालिसिस बाई बार्टल एंड सेवर्ट, वो फॉरेन ऑथर की बुक, वो देख सकते हो। जैसे मेरे हाथ में जो बुक है ये है मैथमेटिकल एनालिसिस बाई मलिक एंड अरोड़ा, SC मलिक, सविता अरोड़ा, है ना, ये DU के प्रोफेसर्स थे तो इन्होंने लिख रखा है, ठीक है ना। ये आई थिंक SGTV खालसा कॉलेज DU, ओके, तो है ना, श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज DU। तो okay, so this is called, so this is a subsequence। बाकी तुम उस बुक से भी देख सकते हो, कौन सा इंडियन ऑथर वाली बुक है जो बच्चे ज़्यादातर यूज़ करते हैं, हाँ एस के मापा भी ठीक है, उसमें भी सॉल्ड एग्जाम्पल को, एस के मापा वाला भी यूज़ कर सकते हो आप। ये तो तीनों स्टैंडर्ड बुक्स हैं, आप तीनों भी देख सकते हो, पलट के देखने में क्या है, लेकिन ढंग से, लेकिन जो भी बुक पढ़ रहे हो उसको रिपीटेडली रिवाइज करोगे ना तो चीज़ें ठीक रहेंगी। एग्जाम्पल आप सारे बुक से सॉल्व कर सकते हो, चाहे बार्टल वाले एग्जाम्पल्स लो, इस बुक के एग्जाम्पल्स लो, इसके मापा वाला एग्जाम्पल लो, सब में एग्जाम्पल्स कुछ तो कॉमन ही मिलेंगे, बाकी अलग भी होंगे। तो जितने ज़्यादा है ना एग्जाम्पल क्वेश्चन चाहिए तो क्या करो, डिफरेंट बुक के एग्जाम्पल्स ही सॉल्व कर लो। एक्साइज भी कर सकते हो आप, लेकिन एक्साइज में वो क्वेश्चंस करो जो प्रूव दैट टाइप का नहीं करो, प्रूव दैट टाइप का थ्योरम्स ही होते हैं, उसको आप याद रख सकते हो अगर ऐसा कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट मिलता है तो, ठीक है। तो अभी के लिए सिंपल, तो ये जो ए एन के है इसको अगर मैं ओपन करके लिखूं तो यहाँ पे क्या है, दैट इज ये जो ए एन के लिख रहा हूं मैं, इसको मैं ओपन करूंगा तो AN1 AN2 AN3, सो एक सब सिक्वेंस है, सो दिस इज अ सब सिक्वेंस ऑफ AN, ठीक है ना। AN का मतलब हो गया A1 A2 एंड डॉट डॉट डॉट, इस तरह से है, ठीक है, तो ऐसा आ जाएगा। ठीक है जी, कोई डाउट डेफिनेशन में, ये सिंपल डेफिनेशन है सब सीक्वेंस का, है ना। AN सीक्वेंस है, तो नेचुरल नंबर को हमने, ये नेचुरल नंबर्स का समझो एक सबसेट का कलेक्शन ले लिया, है ना, इनफाइनाइट सबसेट ले लिया नेचुरल नंबर का इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो सीक्वेंस आएगी दैट इज द सब सीक्वेंस। अगर फर्दर एग्जाम्पल से बताऊं, जैसे हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं कि मान लीजिए मेरा सीक्वेंस है 1 1/2 1/3 सो ऑन, ये 1/n सीक्वेंस है, दिस सब सीक्वेंस इज 1/n, तो ये आ जाएगा। सो है ना, डॉट 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 है, तो इसके सब सीक्वेंस क्या होंगे, तो इसका जो सब सीक्वेंस होगा
यू कैन टेक वन सबसिक्वेंस, जैसे तो इसका जो सबसिक्वेंस होगा, जैसे मान लीजिए 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 ऐसे चल रहा है ना, 1/32 ऐसा भी ले सकते हैं. दिस इज वन सबसिक्वेंस. सो दिस इज अ सबसिक्वेंस ऑफ 1/n. ठीक है, तो सबसिक्वेंस का डेफिनेशन आपको समझ आया. अब मेन है लिमिट की बात करनी है. जैसे एक और एग्जांपल अगर लूँ, तो जैसे आपके पास एग्जांपल है -1 की पावर n का सीक्वेंस है. तो इसमें क्या है, -1 1 -1 1 -1 1 एंड सो ऑन. तो इसका अगर आप एक सबसिक्वेंस तो किसी ऑर्डर में भी ले सकते हैं, बट वन सबसिक्वेंस कैन बी कंसिडर्ड दिस, है ना. जैसे इसको मैं लिखूँ, ये an है, लेट्स से आप बोलो कि दिस इज an, तो एक सबसिक्वेंस हम लिख सकते हैं a2n. तो a2n का मतलब क्या हुआ कि n को नेचुरल नंबर रखना है ना. सो इसका मतलब होगा a2 a4, तो ये 1 1 1 1 चलता रहेगा. एक ऐसी सबसिक्वेंस ले लूँ 2n-1, जहाँ n नेचुरल नंबर्स हैं, तो ये आएगा -1 -1 -1, ये चलता रहेगा, है ना. ये कांस्टेंट सीक्वेंस हो गया. तो इस तरह से ये और भी सबसिक्वेंस हो सकते हैं. नॉट लाइक कि दो ही सबसिक्वेंस है. अब ऐसे है ना 1 1 ऐसे करके एक ऑर्डर में चूज कर सकते हैं, 1 1 -1 1 1 -1 ऐसे ही बना सकते हैं आप उस तरह से. ठीक है, तो ये सबसिक्वेंस है. अब बताइए हम लिमिट के बारे में क्या कह सकते हैं. तो यहाँ पे ना बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं. तो जैसे अब सीक्वेंस है कि जैसे व्हाट कैन यू से अबाउट लिमिट ऑफ सबसिक्वेंस, इसके बारे में हम क्या बोल सकते हैं. जैसे पहला स्टेटमेंट अगर मैं लिखूं कि थ्योरम है लेट an be a convergent सीक्वेंस. सो बताओ an कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, तो इसके सब सीक्वेंस क्या हो सकता है, हमेशा कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट भी हो सकता है, कन्वर्जेंट होंगे सब सीक्वेंस, है ना. तो सब सीक्वेंस को कन्वर्जेंट ही होना पड़ेगा, है ना. सो अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है देन ऑल ऑफ इट्स सब सीक्वेंसेस, चाहे जितने भी सब सीक्वेंस बना लो, आर कन्वर्जेंट एंड दे कन्वर्ज टू द सेम लिमिट और वो लिमिट क्या होगा, जो a का लिमिट है. सो ऑल ऑफ इट्स सबसिक्वेंसेस आर कन्वर्जेंट एंड दे कन्वर्ज टू द सेम लिमिट. और वो लिमिट वही होगा जो a की लिमिट होगी. क्या इसका कन्वर्स ट्रू है? नो सर. कैसे, अगर सारे सबसिक्वेंस कन्वर्ज कर रहे हैं और सेम लिमिट पे कन्वर्ज कर रहे हैं ना, तो कन्वर्जेंट होगा. सो इफ ऑल ऑफ इट्स सबसिक्वेंसेस आर कन्वर्जेंट एंड दे कन्वर्ज टू सेम लिमिट, अगर किसी सबसिक्वेंस के सारे जितने भी कन्वर्जेंट सबसिक्वेंस पॉसिबल है सब कन्वर्ज कर रहा है और सबकी लिमिट भी सेम है, तो इसका मतलब वो सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट होगा. ये इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट हो जाएगा. ठीक है. मैं ऐसा बोल दूं कि चलो अभी के लिए एग्जाम मैं थोड़ा सा इसको रेस्ट्रिक्ट कर देता हूँ. सो लेट an बी अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस टू लिमिट या विथ लिमिट, या ऐसा लिख दूं मैं, विथ लिमिट l इज द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस. सो तो यहाँ पे इसका भी लिमिट l आ जाएगा. ठीक है. an be a convergent sequence with limit l, then all of its subsequences are convergent and they converge to same limit l. ठीक है. इसका कन्वर्स भी ट्रू है ना. इसका थ्योरम अगर लिखोगे तो इसका कन्वर्स भी ट्रू है कि यहां पे होगा इफ ऑल ऑफ इट्स सब सीक्वेंस, जितने भी पॉसिबल सब सीक्वेंस है, आर कन्वर्जेंट एंड दे कन्वर्स टू सेम लिमिट मान लो l, देन ठीक है, ओरिजिनल सीक्वेंस विल कन्वर्स टू
will be convergent with limit L। किसी को क्वेरी है, पूछिए। बट जस्ट कन्वर्जेंट बोलना करेक्ट नहीं होगा। जैसे अगर सिर्फ बोले कि किसी सब सीक्वेंस के सारे लिमिट कन्वर्जेंट है, मतलब सारे सब, जैसे मान लो मैं रिमार्क लिख रहा हूं कि अब ये यहाँ पे जैसे स्टेटमेंट देता है ना, इस तरह घुमा देते हैं एग्जाम में, बस लैंग्वेज में समझना आपको। इसमें बोलता है कि सेम पे होगा तब होता है। ऑल ऑफ सब सीक्वेंसेस आर कन्वर्जेंट ना, मान लो ऐसा, या टू ऑफ द सब सीक्वेंसेस आर कन्वर्जेंट, ऐसा बोल देगा। तो अगर किसी दो सब सीक्वेंस किसी सीक्वेंस का कन्वर्जेंट है ना, इट डजेंट मीन कि वो सेम होगा, अलग अलग लिमिट भी तो हो सकती है ना, सब सीक्वेंस की लिमिट अलग भी हो सकती है। सो ऑल ऑफ सब सीक्वेंसेस आर कन्वर्जेंट, देन क्या ऐसा बोल सकते हैं कि वो कन्वर्जेंट ही होगा? नो सर। तो इसमें है ना, जैसे मान लो, या मैं बोलूँ टू सब सीक्वेंसेस ऑफ अ, है ना, या जस्ट रिमार्क इतना लिखने के बजाय मान लो ऐसा हो गया कि टू सब सीक्वेंसेस ऑफ अ सीक्वेंस एन आर कन्वर्जेंट, टू सब सीक्वेंसेस ऑफ अ सीक्वेंस ए एन, ठीक है, आर कन्वर्जेंट, देन है ना, इट डजेंट मीन कि वो कन्वर्जेंट होगा। एंड कन्वर्जिंग टू डिफरेंट लिमिट, ये जस्ट है ना, यहां पे लिख दिया कि कन्वर्जेंट है, इट डजेंट मीन देन ए एन मे नॉट बी कन्वर्जेंट, जरूरी नहीं एन कन्वर्जेंट होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बस ये बताना चाह रहा हूं, जैसे मान लो -1 की पावर एन ही है, तो इसके क्या है, सबसीक्वेंस आप दो सबसीक्वेंस बना लोगे, ऐसा चलता रहेगा। तो एक सबसीक्वेंस, जैसे मैंने कहा कि मान लो ये अभी ए एन है, लेट्स से दिस इज ए एन, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा ए टू एन एक सबसीक्वेंस है जो 1 1 1 1 है ना, ये 1 ही चल रहा है, सो इट कन्वर्जेस टू 1। फिर ए टू एन प्लस 1 है, -1 -1 -1 -1, दिस कन्वर्जेस टू -1। बट आपको पता है कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी तो इट लिमिट मस्ट बी फाइनाइट एंड यूनिक। तो इसका मतलब है कि ए एन इज नॉट कन्वर्जेंट, और जो कन्वर्जेंट नहीं है उसको मैं डाइवर्जेंट बोलूंगा, है ना। तो जो कन्वर्जेंट नहीं है वो क्या है, डाइवर्जेंट है, सिंपल। सो जो कन्वर्जेंट नहीं है सीक्वेंस, वो डाइवर्जेंट है, तो इसका मतलब है डाइवर्जेंट। नॉट कन्वर्जेंट मतलब डाइवर्जेंट, सो दिस इज डाइवर्जेंट। जो सिंपल है तो वो तो ऑप्शन आएगा, देखेंगे, अभी के लिए ये है। बाकी जैसे आपने एक वर्ड पढ़ा होगा लिमिट पॉइंट, लिमिट पॉइंट क्या होता है, हालांकि इसमें नाम नहीं लिखा है, मैं फिर डिस्कस करता हूँ। लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस, लिमिट पॉइंट का क्या डेफिनेशन है? सर जिस पॉइंट पे सब सीक्वेंस कन्वर्ज करती है उसको लिमिट पॉइंट बोलते हैं। हाँ, लिमिट और लिमिट पॉइंट दोनों अलग चीज़ है, तो आपको डिफरेंस पता है। आप जो बता रहे आई थी, मुझे लग रहा है वो लिमिट है। एक है लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस, एक है लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस। लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस अलग चीज़ था। सर लिमिट पॉइंट जहाँ पे सब सीक्वेंस कन्वर्ज करती है और लिमिट जहाँ पे सीक्वेंस कन्वर्ज करती है। राइट राइट, बिल्कुल, हाँ, ठीक है ना। नहीं बोला मैंने। ठीक है, यस, है ना। तो लिमिट पॉइंट मे नॉट बी यूनिक, लिमिट मस्ट बी यूनिक, है ना। सो लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस, तो है ना, डेफिनेशन दोनों का डिफरेंस है। लिमिट पॉइंट मतलब सब सीक्वेंसेस के लिमिट्स हैं। जैसे एग्जांपल के लिए इस सीक्वेंस के पास 2 लिमिट पॉइंट्स हैं, ठीक है। जो कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है वो जहां कन्वर्ज करेगी तो वो लिमिट पॉइंट है, और सीक्वेंस जहां पे कन्वर्ज करे वो लिमिट है। तो सब सीक्वेंशियल लिमिट जो है वो लिमिट पॉइंट है, ठीक है। लिमिट पॉइंट क्या होगा? तो लिमिट्स ऑफ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंसेस, सब सीक्वेंसेस आर कॉल्ड
लिमिट पॉइंट्स, या बुक में आपको दूसरा डेफिनेशन मिलेगा। क्या लिखते हैं वो लोग बुक में? अगर आप देखोगे तो लिखे लेक्चर, इसी बुक में अगर मैं देखूं तो इसमें क्या डिफाइन किया है, दे हैव डिफाइन लाइक, मतलब वही चीज़ है लेकिन दूसरे तरीके से डिफाइन करता है कि एक ऐसा नंबर जिसके नेबरहुड में सीक्वेंस के इन्फाइनटली मिनी टर्म बिलोंग करे। तो मैं बुक के लैंग्वेज में लिख देता हूं। तो ये कहता है कि अ नंबर इस अ नंबर, कोई भी नंबर मान लो, है ना, स्मॉल a is said to be limit point of a sequence if every neighborhood of a contains an infinite number of elements of sequence, या infinite number of members of the sequence। तो एक तो ये डेफिनेशन लिखता है ये, ठीक है। देखते हैं ना, दूसरे तरीके से लिखूं, दैट इज, अगर इसी को आप दूसरे तरीके से डिफाइन करोगे, ये कह रहा है लिमिट ऑफ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंसेस आर कॉल्ड लिमिट पॉइंट्स, दैट मे नॉट बी यूनिक, है ना। दूसरे तरीके से लिखूं कि दैट इज, दूसरे तरीके से ना, दैट इज अ नंबर, लेट्स से अ नंबर, कोई भी एक नंबर ले लो, एल is called limit point, है ना, या है ना एल, मतलब कोई ए ले लो। अ नंबर ए इज कॉल्ड लिमिट पॉइंट इफ एंड ओनली इफ every neighborhood of a contains infinitely many terms, ठीक है, infinitely many terms of sequence an, ठीक है। तो इसका क्या मतलब, मैथमेटिकल, और फिर से इसको मैथमेटिकली लिखूं तो इसका मतलब एक सेट बना लेता हूं, है ना। सो इसका मतलब सेट ऑफ एन सच दैट स्मॉल ए का नेबरहुड क्या होगा, ये ए नंबर के नेबरहुड को हम कैसे डिफाइन करते हैं, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ नेबरहुड, डेल्टा ए माइनस एप्सिलॉन टू ए प्लस एप्सिलॉन, है ना। तो इसका मतलब है सेट ऑफ एन सच दैट ए एन बिलोंग्स टू ए माइनस एप्साइलॉन, या डेल्टा ले लो, मर्जी है तुम्हारी, एप्साइलॉन या डेल्टा कोई भी, ए माइनस एप्साइलॉन, एप्साइलॉन डेल्टा सेम ही चीज़ है, ठीक है ना, ए प्लस एप्साइलॉन। तो सेट ऑफ एन सच दैट ए एन बिलोंग्स टू दिस, दिस इज इन्फाइनाइट सेट, दिस इज इन्फाइनाइट सेट फॉर ऑल एप्साइलॉन मोर देन 0, चाहे एप्साइलॉन कुछ भी ले लो। तो वैसे, है ना, नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीक्वेंस विच बिलोंग्स टू नेबरहुड ऑफ दिस इज कॉल्ड लिमिट पॉइंट, है ना। तो यहां पे जो आएगा, तो सब सीक्वेंस भी तो एक सीक्वेंस ही है ना। तो उसके भी क्या होगा, जब उसकी सब सीक्वेंस की जो लिमिट है तो उसके नेबरहुड में इन्फिनाइटली मेनी टर्म सीक्वेंस के होंगे, जो डेफिनेशन लगाओगे तो इसका मतलब है ना, दिस इज इन्फिनाइट सेट, देन ए इज लिमिट पॉइंट, है ना। सो इफ एंड ओनली इफ, यदि इफ एंड ओनली इफ डेफिनेशन लिख रहा हूं ना, तो ये होगा इफ एंड ओनली इफ ए इज लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस ए एन, ठीक है जी, क्लियर है, डेफिनेशन पढ़ लो। तो सब सीक्वेंशियल लिमिट जो होगी उसको बोलेंगे लिमिट पॉइंट, ठीक है। तो या एक ऐसा नंबर जिसके नेबरहुड में सीक्वेंस के इन्फिनाइटली मेनी टर्म बिलोंग करते हैं, तो दैट इज द लिमिट पॉइंट। और यहां पे रिमार्क में ये है, लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस may not be unique, but limit of a sequence is unique and finite, ठीक है ना।
तो लिमिट पॉइंट ज़रूरी नहीं है कि यूनिक ही होगा, बट लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस वो यूनिक होने चाहिए और एंड फाइनाइट होने चाहिए। ठीक है जी। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक एग्जाम्पल डिस्कस करता हूँ। अभी आपने देखा एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल के लिए मेरे पास एन है -1 की पावर n, है ना। सो दिस इज नॉट कन्वर्जेंट है, ये हम जानते हैं, बट it has two convergent subsequences converging to limits 1 and -1। या मैं ऐसा बोलूं कि यहाँ पे अगर आपको समझना है, क्योंकि तो इसका मतलब ये है, सो हम ये बोलना चाह रहे हैं -1 and 1 आर लिमिट पॉइंट्स ऑफ सीक्वेंस ए एन, जो कि है -1 की पावर n। ठीक है। सो -1 and 1 आर द लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस ए एन। ठीक है जी। तो कुछ थ्योरम्स हैं जो ये गारंटी देता है, जैसे ये बोल्जानो-वेस्ट्रास थ्योरम क्या कहता है? बताओ जी, व्हाट इज स्टेटमेंट ऑफ बोल्जानो-वेस्ट्रास थ्योरम? एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज एटलीस्ट वन convergent subsequence या that is in fact limit is a limit point, but limit points may not be limit, है ना। जो भी लिमिट्स हैं सीक्वेंस के, लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस इज ऑल्सो अ लिमिट पॉइंट। तो यूनिक लिमिट पॉइंट इज कॉल्ड, है ना, लिमिट ऑफ द सीक्वेंस। तो यहाँ जो मैं लिख रहा था थ्योरम्स, जैसे ये बोल रहा हूँ कि दूसरा पॉइंट लिखो कि लिमिट ऑफ सीक्वेंस इज ऑल्सो लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस, उसको लिमिट पॉइंट बोल सकते हैं, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, है ना। बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, बट यू कैन नॉट से कि अगर किसी सीक्वेंस में लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो इसका क्या मतलब है कि उस सीक्वेंस के इन्फिनाइटली मेनी टर्म है, मतलब कुछ टर्म के बाद सारे टर्म एक ही नंबर के नेबरहुड में आ जाते हैं, तो वो डेफिनेशन तो जो लिमिट पॉइंट का वो भी सेटिस्फाई कर रहा है। सो लिमिट ऑफ सीक्वेंस इज ऑल्सो लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस, बट लिमिट पॉइंट मे नॉट बी लिमिट। यही एग्जाम्पल है आपके पास। जरूर नहीं कि लिमिट पॉइंट लिमिट होगा, लिमिट है तो लिमिट पॉइंट होगा, बट, है ना। तो आपको डेफिनेशन समझना है, क्योंकि ये इंग्लिश नहीं कि लिमिट और लिमिट पॉइंट सेम ही तो लग रहा है, आपको मैथमेटिकली डेफिनेशन समझना है। लिमिट मीन्स कि था कि एक कुछ टर्म के बाद सीक्वेंस के सारे टर्म एक ही नंबर के नेबरहुड में आ जाएंगे तो वो लिमिट है। और यहाँ पे ये है कि कह रहा है कि सब, और लिमिट पॉइंट क्या है कि एक ऐसा नंबर जिसके नेबरहुड में इन्फिनाइटली मेनी टर्म आते हैं, जैसे -1 के नेबरहुड में इन्फिनाइटली मेनी टर्म आएंगे सीक्वेंस में, 1 के नेबरहुड में इन्फिनाइटली मेनी टर्म आएगा सीक्वेंस के। सो इट इज़ नॉट द लिमिट। लिमिट यूनिक होगा, है ना, लिमिट पॉइंट यूनिक नहीं होगा। जरूरी नहीं है यूनिक, है ना। लिमिट पॉइंट अगर यूनिक आ गया तो इसका मतलब वो लिमिट ही बन जाएगा, ठीक है। लेकिन बाउंडेड सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि बाउंडेड सीक्वेंस ही कन्वर्ज करेगा ना, कोई अनबाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्ज कर सकता है? हमने कल थ्योरम पढ़ा था कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, कल लिखा था ना मैंने, ये तो लिमिट प्रूफ है ना। तो जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने अभी कि, या मैं पहले इसको पूरा कर देता हूँ, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट, है ना, एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट। हर बाउंडेड सीक्वेंस के पास कम से कम एक लिमिट पॉइंट होगा। मैं कल एक थ्योरम लिखा था, मैं बस वो आपको याद दिलाता हूँ। कल क्या लिखा था कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, बट बाउंडेड सीक्वेंस मे नॉट बी कन्वर्जेंट, ठीक। और इसी थ्योरम को मैं कंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट लिखूं इसका, कि अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड नहीं है, ये क्या कहता है, अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड होगी, तो, है ना,
अब ये है कि इसका कंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा कि सीक्वेंस अगर बाउंडेड नहीं है तो कन्वर्जेंट नहीं हो सकती, है ना। अनबाउंडेड सीक्वेंस कैन नॉट बी कन्वर्जेंट। ये तो ऐसा लिखूं कि अनबाउंडेड सीक्वेंस जो होगा, अनबाउंडेड सीक्वेंस विल नॉट बी कन्वर्जेंट। ये दोनों एक ही थ्योरम है ना। कंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट हमने लगाया है कि हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड है, हर अनबाउंडेड सीक्वेंस डाइवर्जेंट होगा, है ना। अनबाउंडेड सीक्वेंसेस या अनबाउंडेड सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट, ये तो ऐसा लिख दीजिए। अनबाउंडेड सीक्वेंस जो होंगे, सीक्वेंसेस आर, है ना, या तो अनबाउंडेड सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट, या पुलर में लिखना था अनबाउंडेड सीक्वेंसेस आर डाइवर्जेंट सीक्वेंसेस, ठीक है। तो अनबाउंडेड सीक्वेंस को डाइवर्जेंट ही होना पड़ेगा, ठीक है। बट है ना, ऐसा हो सकता है कि अनबाउंडेड सीक्वेंस के पास भी लिमिट पॉइंट हो। जैसे मैं अगर कुछ ऐसा एग्जांपल बनाऊं कि मान लीजिए एन मैं ऐसा लेता हूं, एन व्हेन एन इज ऑड, 1/n व्हेन एन इज इवन, ठीक है। ये लिया तो इसमें क्या होगा, इसके अगर आप टर्म्स लिखेंगे, सो व्हेन यू राइट टर्म्स, तो जब ऑड है तो 1, इवन 1/2, 3 1/4, 5 1/6, 7 1/8, चलता रहेगा। तो एक सबसीक्वेंस आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि तो हमारा जो थ्योरम था वो ये कह रहा है कि बाउंडेड सीक्वेंस के पास कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस होने की गारंटी है। तो ये ऐसा नहीं कह रहा कि अनबाउंडेड सीक्वेंस होगा तो उसके पास लिमिट पॉइंट नहीं होगा या सबसीक्वेंस कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस नहीं होगा, है ना। ये अनबाउंडेड सीक्वेंस है, अनबाउंडेड है ना एक साइड, क्योंकि ये बढ़ता चला जाएगा तो ये कभी घटना है नहीं, स्टिल इट हैज़ अ लिमिट पॉइंट, है ना। तो जैसे कहीं ऐसा स्टेटमेंट लिखा आता है कि अनबाउंडेड सीक्वेंस मे हैव अ लिमिट पॉइंट, तो यस, मे बी, ठीक है। सो ये हमारे पास एग्जाम्पल है। सो यहाँ पे क्या है कि एन जो है अनबाउंडेड सीक्वेंस है, सो अनबाउंडेड है तो गारंटी है कि डाइवर्जेंट होगा, है ना। इसका कन्वर्जेंट होने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि एक सबसीक्वेंस इन्फिनिटी पे जा रही है, दूसरा सबसीक्वेंस 0 पे जा रही है। तो अनबाउंडेड है बट इट हैज़ अ कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस। कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस या बोलो इट हैज़ अ लिमिट पॉइंट, कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। सो है ना, बाउंडेड सीक्वेंस जिसके पास यूनिक लिमिट पॉइंट है वो कन्वर्जेंट होगी, है ना। बाउंडेड सीक्वेंस विथ यूनिक लिमिट पॉइंट इज कन्वर्जेंट। कोई क्वेरी है? सो जैसे मैं अगर एक थ्योरम लिखूं कि बाउंडेड सीक्वेंस जो होगा, बाउंडेड सीक्वेंस विथ यूनिक लिमिट पॉइंट इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। एक बाउंडेड सीक्वेंस है जिसका लिमिट पॉइंट यूनिक है तो वो कन्वर्जेंट होगी, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए आप 1/n का ही ले लो, तो 1/n के पास हैज़ वन लिमिट पॉइंट 0। इसमें 0 ही एक ऐसा नंबर है जिसके नेबरहुड में सीक्वेंस के इन्फिनिटली मेनी टर्म बिलोंग करते हैं, एंड ये एक बाउंडेड सीक्वेंस भी है, एंड इट इज़ ऑल्सो अ बाउंडेड सीक्वेंस, इट इज़ ऑल्सो अ बाउंडेड सीक्वेंस। सो इसीलिए ये कन्वर्जेंट है। थ्योरम जस्टिफाई कर रहा हूँ स्टेटमेंट को, है ना। सो ये है कि 1/n इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। और भी कोई एग्जांपल आप ले सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आ जाएगा। एक वर्ड आता है लिमिट सुपीरियर, लिमिट इंफीरियर, उस पे आते हैं। सो देर इज अ वर्ड लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इंफीरियर, लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इंफीरियर, है ना। लिमसुप लिमिन शॉर्ट में बोलते हैं। बताइए जी कोई क्या डेफिनेशन है, लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर की डेफिनेशन क्या है? हाउ डू यू डिफाइन लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इंफीरियर?
तो जैसे कुछ लोग तो ऐसे, कुछ बुक में ऐसे डिफाइन करता है, देखो जैसे यहाँ पर डिफाइन कर रखा है कि लेट ए एन बी अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। ठीक, तो जो नोटेशन है लिमिट सुपीरियर का, इसको बोलते हैं लिमसुप, लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन। यहाँ एन टेंस टू इन्फिनिटी भी लगा सकते हो। सो लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन। तो जैसे है ना, कुछ जगह आप देखेंगे ऐसा डेफिनेशन रहता है कि जैसे ये लिख रहा है कि ये जैसे डेफिनेशन लिखता है सुप्रीमम ऑफ इन्फीमम ऑफ, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना। जैसे ये लिख रहा है सुप्रीमम ऑफ लिमसुप है ना, तो इन्फीमम सुप्रीमम होना चाहिए ना। अच्छा लिमसुप में हाँ इन्फीमम सुप्रीमम, ठीक है ना। तो तो इन्फीमम ऑफ सुप्रीमम ऑफ ए एन प्लस वन ए एन प्लस टू डॉट 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 डॉट, मतलब ये बोल रहा है कि इसका सेट का सुप्रीमम निकालो। सुप्रीमम क्या होता है, लिस्ट अपर बाउंड, एंड देन उसका इन्फीमम लो विथ रेस्पेक्ट टू एन, विथ रेस्पेक्ट टू एन, ये करता है ना। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर पाना। जैसे ये हो जाएगा लिमिन ऑफ ए एन, तो ये कहता है सुप्रीमम ऑफ इन्फीमम। जैसे लिमिन है ना, तो इन्फ यहाँ पे आएगा और लिमिट की जगह सुप आ जाएगा। यहाँ सुप था तो यहाँ सुप्रीमम था और लिमिट की जगह इन्फ आ जाएगा, ऐसे याद रख सकते हो। सो यहाँ आएगा इन्फीमम ऑफ ए एन प्लस वन ए एन प्लस टू डॉट डॉट डॉट। तो इस सेट में से पहले इन्फीमम चूज करना है, उस इन्फीमम का सुप्रीमम लेना है एन टेंस टू इन्फिनिटी करके, तो वो हमारे पास आ जाएगा। तो इससे बेटर है दूसरा तरीके से मैं बताऊं तो ऐसा आएगा, तो इस डेफिनेशन से बेटर है दूसरे तरीके से लिख देता हूं जो आपको ज़्यादा समझ आएगा। दैट इज जो लार्जेस्ट सब सिक्वेंशियल लिमिट होगी वो लिमिट सुपीरियर है, और जो स्मॉलेस्ट सब सिक्वेंशियल लिमिट है जो लिमिट इन्फीरियर। या ऐसा समझो कि लार्जेस्ट लिमिट पॉइंट जो सीक्वेंस का होगा वो, तो जो लार्जेस्ट लिमिट पॉइंट है, तो मेनली जो लिमसुप और लिमिन एग्जिस्ट करेगी बाउंडेड सीक्वेंस में, क्योंकि अगर सीक्वेंस अनबाउंडेड है तो लिमसुप इन्फिनिटी आ जाएगी। अगर सीक्वेंस मतलब बाउंडेड एबव नहीं है तो वो आ जाएगी फिर इन्फीमम आ जाएगी लिमसुप, और बाउंडेड इन्फीम मतलब बाउंडेड बिलो नहीं है तो लिमिन माइनस इन्फिनिटी आ जाएगी। तो अगर सीक्वेंस बाउंडेड है तो गारंटी है कि लिमसुप लिमिन फाइनाइट ही आएगा, ठीक है ना, वरना प्लस माइनस इन्फिनिटी आ जाएगी। तो इसमें क्या होता है कि जो सब सिक्वेंशियल लिमिट है ना, ऐसे मैं लिखूं तो यहां पे क्या आएगा, लार्जेस्ट सब सिक्वेंशियल लिमिट, ठीक है ना, लार्जेस्ट। तो मेनली ये चीज जो डिफाइन होती है ना, ये बाउंडेड सीक्वेंस के लिए डिफाइंड होती है, क्योंकि अनबाउंडेड में क्या होगा, प्लस माइनस इन्फिनिटी कोई ना कोई एक आ जाएगा। तो इसलिए मेनली ये चीज़ें मतलब बाउंडेड सीक्वेंस के लिए डिफाइंड होती है। तो लार्जेस्ट सब सिक्वेंशियल लिमिट जो होगी, मतलब जितने भी कन्वर्जेंट सब सिक्वेंस है उसमें से जिस सब सिक्वेंस की लिमिट लार्जेस्ट आएगी वो लिमिट सुपीरियर है, और जितने भी कन्वर्जेंट सब सिक्वेंसेस हैं उसमें जो स्मॉलेस्ट लिमिट वाली आएगी वो हमारा लिमिट इन्फीरियर है। तो मैं जनरली ये चीज़ बात कर रहा हूँ बाउंडेड सीक्वेंस के लिए मान लेता हूँ, ठीक है ना। सो बी सीक्वेंस ऑफ बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, क्योंकि अनबाउंडेड में ना ये इन्फिनिटी आंसर आ जाएगी, तो हम अभी बाउंडेड सीक्वेंस के लिए बात करते हैं। सो बाउंडेड सीक्वेंस में क्या गारंटी है कि बाउंडेड सीक्वेंस अगर हो गया तो लिमिट सुपीरियर लिमिट इन्फिनिटी फाइनाइट नंबर ही आएगा, क्योंकि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस में गारंटी है बाउंडेड सीक्वेंस में कि कम से कम एक लिमिट पॉइंट तो मिलेगी, या कम से कम एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस तो आएगी। वो बोल्जानोव-स्ट्रास थ्योरम कहता है कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज एटलीस्ट वन कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, या एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे तो बाउंडेड में फाइनाइट आने की गारंटी है, लिमसुप लिमिन फाइनाइट आएगा उसकी गारंटी है। तो लार्जेस्ट सब सिक्वेंशियल लिमिट of a sequence is called limit superior, and जो smallest limit है, जो smallest subsequential limit, smallest subsequential limit of a sequence is limit inferior, ठीक है। तो लिमिट इन्फीरियर ऑफ
दैट सीक्वेंस। तो यहाँ से आप दूसरे तरीके से ऐसा ही बोल सकते थे कि जो लार्जेस्ट लिमिट पॉइंट है, अगर सेट ऑफ लिमिट पॉइंट लिखोगे तो जो लार्जेस्ट लिमिट पॉइंट है वो लिमिट सुपीरियर है, जो स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट है वो लिमिट इंफीरियर है। ठीक है, ठीक है ना। सो सब सिक्वेंशियल लिमिट को ही हमने लिमिट पॉइंट बोला था, यही लिमिट पॉइंट है। सब सिक्वेंशियल लिमिट इज द लिमिट पॉइंट। तो लार्जेस्ट लिमिट पॉइंट इज लिमिट सुपीरियर, स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट इज लिमिट इंफीरियर। जैसे अभी के लिए एग्जांपल में सबसे छोटा सा एग्जांपल जो आप इजीली बता पाओगे, है ना, जैसे मेरा an एक सीक्वेंस है -1 की पावर n। अब इसके पास क्या है, तो इसके पास सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स अगर लिखूं मैं, ये बाउंडेड सीक्वेंस है, तो सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स क्या आ जाएगा, -1 and 1। तो आपसे मैं पूछूं व्हाट इज द लिमिट सुपीरियर ऑफ an एंड व्हाट इज द लिमिट इंफीरियर ऑफ an, तो बहुत आसान है ना। लिमिट सुपीरियर मतलब जो लार्जेस्ट लिमिट पॉइंट 1 -1, इस तरह से आ जाएगा। तो ऐसा हो गया। और दूसरे तरीके से दूसरा एग्जांपल लिखोगे, जैसे कई बार ऐसा रहता है कि मान लो ऐसा है an इज साइन n पाई बाई 12। ठीक, ये है। अब बताओ इसका लिमिट, ये बाउंडेड है, लिमिट सुपीरियर ऑफ an बताओ क्या है। मैं इसको एक क्वेश्चन बना देता हूँ, चलो। तो अभी के लिए तो पहला ऑप्शन है आपके पास व्हाट इज द लिमिट सुपीरियर, लिमिट इंफीरियर ऑफ an, सी सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स क्या क्या हैं ये बताओ, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स व्हाट आर द, है ना, लिमिट पॉइंट्स ऑफ द सीक्वेंसेस। डी ऑप्शन है दिस an इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस, कन्वर्जेंट। ई अभी जस्ट ऑप्शन बना देता हूँ, an इज कॉची, एफ an इज मोनोटोनिक, मोनोटोन सीक्वेंस, है ना। एंड एक और ऑप्शन बना देता हूँ, an इज बाउंडेड। जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग बताओ वन बाई वन। क्वेश्चन क्लियर है। an इज साइन n पाई बाई 12। तो आपको बताने हैं कि व्हाट इज द लिमिट सुपीरियर, लिमिट इंफीरियर, तो ये जो एग्जांपल था ये अभी क्वेश्चन 1 है। और क्वेश्चन 2 अगर मैं थोड़ा आसान बना के लिख दूं इसी क्वेश्चन को, साइन n पाई बाई 4 जैसे है, तो यहाँ पे सेम चीज़ें पूछी जा सकती हैं आपको। लिमसुप ऑफ an क्या है, लिमिन्फ ऑफ an क्या है, एंड सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स बताओ। तो ये थोड़े आसान होगा, करके बताओ दोनों। ये सोच के आंसर बताओ, ए फर्स्ट का फिर सेकंड का।
सर लिमिट इंफीरियर -1 होनी चाहिए और सुपीरियर 1। ओके। तो सिंपली इसको सिंप्लीफाई करोगे, n की वैल्यू क्या होगी, 1 2 3 4 5 6। तो जब n को तुम ले जाओगे 1 पे रहोगे π/12, 2 पे 2π/12, 3π/12, 4π/12, 5π/12, 6π/12, 7π/12 है ना, 8π/12, 9π/12, 10π/12, फिर 11π/12 और 12π/12। 12π/12 हो जाएगा सिंपली पाई। तो ऐसे 24 पाई तक जाओगे, 24π/12 तो 2 पाई आ जाएगा। तो 25th टर्म जो होगा वही आएगा जो फर्स्ट टर्म था, राइट। 25π/12 वही होगा जो पहला टर्म था, है। सो 25π/12 साइन 25π/12 भी सेम है साइन π/12, क्योंकि 2 पाई प्लस π/12 हो जाएगा, तो साइन 2 पाई प्लस थीटा ही साइन थीटा। तो बस इसमें 24 टर्म्स आएंगे टोटल, लेकिन उसमें देखो बहुत सारे रिपीट भी करेंगे बीच के, तो वो आपको हटाने पड़ेंगे, तो वो आप निकाल सकते हो। तो जैसे लार्जेस्ट क्या आएगा, जब वैल्यू 6π/12 1 हो जाएगी, ये -1 हो जाएगी। सेट ऑफ लिमिट पॉइंट, तो वो तो आपको निकाल के देखना पड़ेगा, है ना। साइन π/12 की वैल्यू से लेके साइन 24π/12, इसमें से वो टर्म हटा दो जो रिपीट कर रहा है, ठीक है ना। सो यू हैव टू रिमूव दोज टर्म विच आर रिपीटिंग। π/12 से 24π/12 तक के टर्म्स लिखो, लेकिन उसमें आप वो टर्म्स हटा दो जो रिपीट कर, क्योंकि सेट में रिपीट एलिमेंट नहीं लिखते ना। तो साइन π/12, साइन 2π/12, 3π/12 एंड सो ऑन 24π/12। सिंप्लीफाई करके यू रिमूव दोज टर्म्स। एन कन्वर्जेंट है, तो ये तो क्या अभी एन कन्वर्जेंट है नहीं, क्योंकि इसके पास लिमिट पॉइंट अलग अलग आ रही हैं। यूनिक लिमिट पॉइंट होगा तभी जाके। कॉची है नहीं, मोनोटोन है नहीं, क्योंकि इंक्रीज डिक्रीज हो रहा होगा ना। बाउंडेड है यस। ये बताओ, बताओ भाई। ये भी ऐसे है ना, π/4, 2π/4, 3π/4, 4π/4, 5π/4, 6π/4, 7π/4, है ना, चलता रहेगा। 8π/4, 9π/4, ऐसा चलेगा, आएगा जी। 10π/4, 11π/4, 12π/4, 12 तक है ना, बाकी तो रिपीट, 8 के बाद तो रिपीट होने लगेगा। 9π/4 पे साइन की वैल्यू वही होगी जो π/4 पे थी। सो अगेन सिमिलर थिंग आएगा ना, क्योंकि ये इंफीमम -1 आएगा, और हाँ लिमिट पॉइंट 1/√2, 0 1 और -1 और फिर -1/√2। ओके, तो यही सब आएगा, देख लीजिए। सो 0 1 -1 1/√2 -1/√2, तो होगा साइन π/4, साइन nπ/4 का ना। बाकी अगर ऐसे ही हम सेम एक्सपेरिमेंट करें साइन π/3 के साथ, तो जैसे an है मेरा साइन nπ/3, तो अब क्या होगा, व्हाट इज द लिमिट सुपीरियर ऑफ an, लिमिट इन्फीरियर ऑफ an, है ना। और सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स क्या है, व्हाट इज सेट ऑफ लिमिट पॉइंट। मान लो an को मैंने n ले लिया, तो
देखो ये जो डेफिनेशन है ये अनबाउंडेड सीक्वेंस के लिए भी वैलिड है ना. दिस डेफिनेशन होल्ड्स फॉर अनबाउंडेड सीक्वेंस एज वेल. ये डेफिनेशन ना, so this is valid for unbounded sequence as well. This definition is valid for unbounded sequence as well. ठीक है ना, क्योंकि अनबाउंडेड होगा तो फिर वही हो सकता है कि इन्फिनिटी लिमिट आ जाए, है ना. ऐसा हो सकता है ना कि लिमिट इन्फिनिटी आ जाए, ऐसा हो सकता है. तो इसका लिमिट सुपीरियर क्या आएगा और लिमिट इन्फीरियर क्या होगा. देखो लिमिट सुपीरियर भी फाइनाइट नंबर होने चाहिए, नहीं तो डज नॉट एग्जिस्ट बोलेंगे. जैसे यहाँ पे आ जाएगी ये भी प्लस इन्फिनिटी, ये भी प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि n टेंस टू इन्फिनिटी लोगे प्लस इन्फिनिटी आएगी. तो प्लस इन्फिनिटी इज नॉट अ फाइनाइट नंबर, है ना. तो हम बोलेंगे लिमिट यहाँ पे दिस हैज़ नो लिमिट पॉइंट, ऐसा कोई लिमिट पॉइंट है ही नहीं, है ना. तो याद अगर बोलता सेट ऑफ लिमिट पॉइंट, सो ये हो जाएगा एम्प्टी सेट, देयर इज नो लिमिट पॉइंट. ये चीज़ है, दिस इज एम्प्टी सेट. यहाँ पे क्या आएगा, इसका कुछ आंसर आया. सर सुप्रीमम तो √3/2 आ रहा है और इन्फीमम -√3/2 और लिमिट पॉइंट 3 -3 मतलब वही, और 0 भी आ रहा है. ये तीन टर्म आएंगे. तो यहाँ पे क्या होगा, जब n को 1 रखेंगे π/3, 2π/3, 3π/3, 4π/3, 5π/3, 6π/3. 6 के बाद फिर 7π/3 पे वही वैल्यू आएगी जो π/3 पे आई थी. तो उसमें देख लीजिए क्या क्या आता है बीच में. sin π/3 √3/2, sin 2π/3 तो sin 120 ये भी √3/2 ही आएगा. sin 3π/3 sin π 0, sin 4π/3 तो 4π/3 तुम्हारा कितने में आ गया पाई प्लस π/3, है ना. तो पाई प्लस पाई थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया ना. तो ये माइनस √3/2 आ जाएगा. फिर 5π/3 अगेन माइनस आ गया तो माइनस √3/2 ही होगा. और 6π/3 2π जो कि 0 हो जाएगा. फिर तो 1 कब होगा, 2π कभी आएगा, 2π आएगा ये. अच्छा 1 तो π/2 पे होता है, वो कभी होगा ही नहीं. सो दिस इज द -√3/2 प्लस √3/2 0. चेक कर लीजिए एक बार. कोई डाउट है किसी को. सो देखो, तो एक थ्योरम ये है कि बाउंडेड सीक्वेंस है ना, बाउंडेड होना नेसेसरी है. तो सफिशिएंट नहीं है कि बाउंडेड होना कन्वर्जेंट की गारंटी नहीं देगा, लेकिन बाउंडेड होना नेसेसरी है कन्वर्जेंट होने के लिए. सो बाउंडेड सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट if and only if limit superior, if and only if है limit superior of an is limit inferior of an, ऐसा होगा. तो limit superior of an is equal to limit inferior of an. तो किसी सीक्वेंस कोई कन्वर्जेंट तभी होगी जब लिमसुप और लिमिन इक्वल आएगी. तो यही कहना चाह रहा है, ये वही चीज़ है कि बाउंडेड सीक्वेंस विथ यूनिक लिमिट पॉइंट, यही कहना चाह रहा है, क्योंकि लिमिट पॉइंट लिमसुप लिमिन कभी इक्वल होगा जब एक ही लिमिट पॉइंट आएंगे तभी हो सकता है. ठीक है. और अनबाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो नहीं सकता, तो अनबाउंडेड की बात होगी नहीं. ठीक है. या मैं ऐसा लिखूँ इसी थ्योरम को दूसरे तरीके से कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी इज a इफ एंड ओनली इफ लिमसुप
ऑफ ए एन इज इक्वल टू लिमिट ऑफ ए एन, दिस इज इक्वल टू ए। ठीक है, सो ये सीक्वेंस तभी कन्वर्ज करेगी जब लिमसुप लिमिन दोनों ए के इक्वल आएगा। ठीक है, तो ए एन इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ लिमसुप लिमिन बोथ आर इक्वल टू ए, तो ये थ्योरम आ जाएगा। सो दीज आर, है ना, मोरलेस ये आपका सब सीक्वेंस की स्टोरी है। इस पर कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं जो हमारे ऑलरेडी पीवाईक्यू में आ चुका है, देखते हैं। तो आ गया। कल हम देख रहे थे जैम एम एम एस दोनों के क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, तो ये दोनों असाइनमेंट है आपके पास, आप ट्राई कीजिए। सीक्वेंस का ऑलमोस्ट थ्योरी हो गया है, सीक्वेंस में यही थ्योरी है। अब सीरीज स्टार्ट करें, पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं सीक्वेंस वाले। तो कल हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे, तो अभी ये सब कल हम देख रहे थे ना सीक्वेंसेस, ये सब ट्राई करना। बाकी ये कल हमने किया था, ये भी सीक्वेंस का ही क्वेश्चन है, हालांकि क्वेश्चन नंबर ये जो 18 है ये सीक्वेंस का ही है। क्या बोल रहा है, ए एन बी ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर सच दैट ए एन लेस देन इक्वल टू रूट एन है, तो बता रहा है इसकी लिमिट बताओ। तो ये तो आसान क्वेश्चन है, तुम लोग भी सॉल्व करो भाई, देखो। सो दिस क्वेश्चन इज, बताइए क्या आंसर होना चाहिए, आप लोग इसको सॉल्व कीजिए। कह रहा है कि एन जो है सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर है, इस तरह से मॉड एन जो है लेस देन इक्वल टू रूट एन है, तो बताओ लिमिट ए एन अपॉन एन ई की पावर ए एन अपॉन एन रूट एन साइन रूट टू एन अपॉन एन। तो इससे क्या समझ आ रहा है आपको? तो यहाँ से अगर ए एन लेस देन इक्वल टू एन है, तो ए एन की वैल्यू माइनस रूट एन से प्लस रूट एन है जी, इसको मॉड को खोल दिया हमने, और ए एन अपॉन एन की यहाँ मुझे ज़रूरत है। ठीक, तो एन से डिवाइड कर देते हैं, तो ये माइनस वन बाई रूट एन और ये वन बाई रूट एन। इसकी लिमिट कितनी है और इसकी लिमिट कितनी है? दोनों का लिमिट 0 0 है, दिस कन्वर्जेस टू 0, दिस कन्वर्जेस टू 0, तो बाई सैंडविच थ्योरम दिस विल कन्वर्ज टू 0। सो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन अपॉन एन विल कन्वर्ज टू 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज़ आप लोग जानते हैं, ये जो टर्म है इसको मैं अगर रीअरेंज करूँ, तो ये जो साइन रूट में 2/n है और इस रूट एन को मैं डिनोमिनेटर में ले आऊँ, तो ये बनेगा 1/√n, यही बनेगा। तो ठीक है जी, देखिए सेकेंड टर्म की बात कर रहा हूँ। सो इफ आई ब्रिंग रूट एन इंटू डिनोमिनेटर, तो ऐसा होगा, लेकिन यहाँ तो √2y चाहिए, तो √2 से हम क्या करते हैं, यहाँ डिवाइड किया तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, चलेगा? ये है। सो अब इसकी लिमिट कितनी हो जाएगी, n टेंस टू इन्फिनिटी पे, तो 2/n तो 0 पे जाएगी, तो साइन 0 अपॉन 0 का फॉर्म है, और साइन x अपॉन x इज 1 व्हेन x टेंस टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी दिस विल बी इक्वल टू 1, लेकिन यहाँ √2 साथ में है, तो 1 इंटू √2, तो फाइनली √2 आएगी, राइट?
सो दिस विल बी रूट अंडर 2। ओके, तो यहाँ से फाइनली आंसर क्या आ गया, ये e की पावर 0 और प्लस ये हमें सिंप्लीफाई किया हमने, तो ये आएगा √2, है ना, √2 इंटू 1, तो ये आ गया 1 प्लस √2, ये आ जाना चाहिए, न्यूमेरिकल आंसर टाइप में है। ओके, कोई डाउट है किसी को, पूछिए, इसमें अगर कहीं डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर है? सो ये सैंडविच थ्योरम से हो गया, और ये साइन एक्स अपॉन एक्स व्हेन एक्स टेंड्स टू 0, तो ये x है, x टेंड्स टू 0। चलो, सो नेक्स्ट ट्राई करते हैं। ये देखिए, ये सीरीज है ना, हम सीक्वेंस की भी बात करेंगे। अरे यार, तो कहाँ पहुंच गए हम लोग? मैंने कल हमने ये 13 नंबर किया था, 14 भी किया था सॉल्व, अभी ये हमने 18 किया है, 19 20 सीरीज का है, ये 21। ठीक करो, 21 ऐसा सीरीज भी है इसमें। तो जैसे कोई एक ये जैसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, यहाँ पे जो 22 है दिस इज जस्ट अ कंसेप्चुअल क्वेश्चन, तो आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाने कि ये सही कह रहा है कि गलत कह रहा है। ये जस्ट थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है, अब आप खुद ही डिसाइड करके बताओ कि इसमें क्या सही है क्या गलत है। ये कह रहा है कि इफ अ सीक्वेंस एक्स एन इज मोनोटोन, सीक्वेंस एक्स एन मोनोटोन है, मोनोटोन मतलब या तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कोई एक है, और बाउंडेड भी है, तो बाउंडेड का मतलब हो गया कि दोनों साइड से बाउंडेड होगा, बाउंडेड एबव एंड बाउंडेड बिलो बोथ, देन there exists a subsequence of xn that diverges, तो मोनोटोन सीक्वेंस है और बाउंडेड है। तो आपने मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम पढ़ा है, क्या कहता है कि बाउंडेड सीक्वेंस, बाउंडेड एंड मोनोटोन सीक्वेंस आर ऑलवेज कन्वर्जेंट। ये मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम है जो कल लिखा था मैंने, कि कोई सीक्वेंस मोनोटोन एंड बाउंडेड है तो इंप्लाइज दैट विल कन्वर्ज, और अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी तो वो सारे सब सीक्वेंस कन्वर्ज करेंगे, याद लिखाया मैंने। तो ये कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट अ सबसीक्वेंस दैट डाइवर्जेस, तो ये ऐसा सही होगा क्या? नो, ऑल सबसीक्वेंस हैज टू कन्वर्ज एंड दे विल कन्वर्ज टू द सेम लिमिट। ठीक है, अब कह रहा है देयर मे एग्जिस्ट अ सबसीक्वेंस एक्सन दैट इज नॉट मोनोटोन, अगर सीक्वेंस मोनोटोन है तो उसका सबसीक्वेंस भी मोनोटोन ही होगा, क्योंकि आपने उसी ऑर्डर में सीक्वेंस को चूज किया ना, तो मोनोटोन ही होगा, तो ये भी गलत कह रहा है। ऑल सबसीक्वेंस ऑफ एक्सन कन्वर्ज टू सेम लिमिट, ये थ्योरम में लिखा आया था कि अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है ना, तो दिस इंप्लाइज सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, है ना, सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट बाय मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम, और कन्वर्जेंट है तो वो हो गया। अब सब सीक्वेंस कन्वर्ज टू द सेम लिमिट, यस, अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो ऑल सब सीक्वेंसेस हैज टू कन्वर्ज एंड दे विल कन्वर्ज टू द सेम लिमिट, ये थ्योरम है, तो ये ट्रू है। कह रहा है देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 2 सब सीक्वेंसेस ऑफ एक्सन विच कन्वर्ज टू डिस्टिंक्ट लिमिट, नहीं, अगर ऐसा होगा तो सीक्वेंस डाइवर्ज कर जाएगी, तो हमारा तो पता है कन्वर्जेंट है, तो इट विल नॉट हैपन। तो ये सिंपल जो थ्योरम्स हैं उसी को ऑप्शन बना दिया, तो आपको पता होना चाहिए, या फिर काउंटर एग्जाम्पल से गलत दिखा दो, है ना। तो ये डी वाला ऑप्शन कह रहा है कि डाइवर्जेंट है, लेकिन हमें पता है कन्वर्जेंट है, सो ओके है ना, ये सब आसान क्वेश्चन है। ये सब सीरीज के कुछ ज़्यादा क्वेश्चन है ना, तुम देखोगे सीरीज, अरे क्या हो जाता है ये कैसे
ठीक है, यहाँ पे थे हम लोग। तो अभी आगे बढ़ते हैं। ये सब सीरीज़ है ना, सीरीज में ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो अभी मैं सीरीज स्टार्ट करूँगा। तो है ना, जैसे यहाँ पे लिमिट निकालना है इस सीक्वेंस का, आप लोग बताइए लिमिट क्या आना चाहिए। व्हाट इज़ लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस। जैसे इसमें दो पार्ट है, हालांकि सीरीज भी है, लेकिन अभी आप सिर्फ सीक्वेंस की बात करो। सो व्हाट इज़ लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस। देखो इस सीक्वेंस की लिमिट क्या होगी बताओ। ए एन इज, तो यहाँ समझ आ रहा आप लोगों को, ये जो ए एन हमने लिखा है ये है 4 माइनस 1/n, इसकी पावर है -1/n अपॉन n। 1 होगी सर। सो व्हाट इज लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस 1। यस सर। अभी n टेंस टू इन्फिनिटी करने पे क्या हो रहा है, 4 की पावर -1 की पावर n। चेक कीजिए। हाँ जी, बाकी लोग एग्री करते हैं कि लिमिट 1 आएगी जैसे इनका आया है। अगर मान लो, चलो अभी के लिए मैं n को इवन मान लूँ तो क्या होगा। मान लो n इवन है, सो दिस ए एन विल बी लाइक क्या, हाँ तो ज़ीरो ही हो जाएगा ना। चाहे इवन लो ऑड लो, तो जैसे ये 4 माइनस 1/n, ये 1/n होगा। और अगर n यहाँ पे ऑड भी है तो क्या आ जाएगा, ए एन विल बी 4 माइनस 1/n, इसकी पावर -1/n। तो लिमिट निकालने के लिए सबसे पहला काम होता है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाओ। तो जब भी n टेंस टू इन्फिनिटी करोगे तो ये क्या बनेगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगा रहे हैं। तो 4 माइनस 1/infinity 0, 4 माइनस 0 4, 1/infinity 0, तो ये 4 की पावर 0, और ये भी आ गई 4 की पावर -0। तो क्या ही फर्क पड़ता है 4 की पावर 0 या 4 की पावर -0, 1 1। तो 1 इज़ द करेक्ट आंसर जी। सो है ना, दोनों केस में आंसर 1 ही आएगा। तो 1 इज़ द लिमिट, सिंपल है, बाद में फिर आगे डिस्कस करना है। तो ये सब है ना स्टोरी है, बाकी आप ट्राई करो, MA MS दोनों के क्वेश्चंस हैं। सो जैसे ये है अभी के लिए, ये कुछ तो दिक्कत है इसमें, ये मैं ज़्यादा देर क्लिक करता हूँ ना तो वो हो जाता है, सर्च पे चला जाता है। ठीक है, तो बाकी ट्राई करके आओ। जितने भी 2 असाइनमेंट है, जैम MA और जैम MS, दोनों के सीक्वेंस के हैं। जितने भी सीक्वेंस के क्वेश्चन है सारे ट्राई करो, और जो डाउट होगा वो तुम कल शुरू में पहले डाउट ही डिस्कस कर लेंगे सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस के, फिर हम सीरीज आगे थ्योरी कंटिन्यू करूंगा। अभी मैं सीरीज ही स्टार्ट करता हूं। तो ये सब सॉल्व करके आओ, जितने भी सीक्वेंस के क्वेश्चन है सॉल्व करके आओ, बाकी हम डिस्कस। अभी मैंने ये पार्ट डिस्कस किया है सीक्वेंस वाला, है ना। यहाँ से ये सीक्वेंस की हम लोग बात किया था ना यहाँ तक। हाँ, अब ये क्योंकि इसने सब सीक्वेंस लिमिट पॉइंट ये सब नहीं लिखा था, स्टिल मैंने करा दिया। कुछ क्वेश्चन वैसे मिलेंगे, है ना, लिमसुप लिमिट पे भी क्वेश्चन है उसमें। अगर ढूंढोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वो सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा। और जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा वो मुझसे आप पूछो, है ना। अभी मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ इन्फिनाइट सीरीज से, है ना। ये वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं, इनफाइनाइट सीरीज, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। और ये कह रहा है कन्वर्जेंस विथ नॉन नेगेटिव टर्म्स। तो क्या मतलब है इसका, फिर टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। अब उस टेस्ट में आपके पास बहुत सारे टेस्ट है ना, ये सब टेस्ट है, डिफरेंट टेस्ट है जो आपको ये करना। बाद में फिर पावर सीरीज है,
पहले तो ये सीरीज वाला पार्ट ये है, ठीक है भाई। इसमें तो लो फिर से वही दिक्कत, तो इसमें कोई तो दिक्कत है फिर से। बाकी जैम एमए के भी कुछ क्वेश्चन देख सकते हो, है ना, तुम उसमें ट्राई कर सकते हो। जैसे जैम एमए में क्या है, जैसे अभी के लिए पहला क्वेश्चन ही सीक्वेंस सीरीज का है, अगर ये देखे तो तुम लोग ये सोच के आंसर बताओ, इसका ट्राई करो और आंसर बताओ, है ना। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है वहाँ पे, तो आप अभी ये ट्राई करो, दिख रहा है ना, और एक बार आंसर बताओ सोच के, फिर आगे थ्योरी कंटिन्यू करूँगा मैं। सर सी आएगा, इम्प्लाइज सी एन अनकन्वर्जेंट। हाँ जी, क्या आया, सी। तो सिंपल स्टेटमेंट है ना, एमएसक्यू एमसीक्यू है, एमसीक्यू है, बोल रहा है ए एन बी एन सी एन। सर हाँ सी होगा तभी तो उसका सब सीक्वेंस जो सी ए बी एन जो है कन्वर्जेंट होगा। अच्छा देखो, तो कह रहा है कि ए एन बी एन सी एन जो है सीक्वेंस है रियल नंबर का, इस तरीके से बी एन इज ए टू एन, सी एन इज ए टू एन प्लस वन, ठीक है। तो बी एन ए टू एन है, सी एन ए टू एन प्लस वन है, तो इवन टर्म्स वाले सीक्वेंस, सब सीक्वेंस का नाम बी एन दिया, और टर्म वाले सब सीक्वेंस का नाम सी एन रखा, ठीक। तो क्या होगा, ठीक है। तो जो इवन टर्म्स वाले हैं वो बी एन है, और टर्म्स वाले सी एन है। तो कह रहा है कि ए एन कन्वर्जेंट है, इंप्लाइज, ध्यान दो, ये पूछ रहा है ये इंप्लाई क्या करता है, ये नहीं पूछ रहा इफ। आपको क्वेश्चन समझना है, कई क्वेश्चन रहता है कि जैसे बोलता ए एन इज कन्वर्जेंट इफ, तो वो अलग क्वेश्चन होता। इसने पूछा है ए इज कन्वर्जेंट देन, देन क्या है ना। तो कई तरह, कुछ क्वेश्चन इफ एंड ओनली इफ होते हैं, जहां इक्विवेलेंट लिखा होगा वहां इफ एंड ओनली इफ है। तो है ना, तीन तरह के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, गिवन है पूछेगा देन क्या होगा, कई बार होता है गिवन है कुछ दिया, पूछा इफ कंडीशन पूछेगा क्या होगा। तो यहाँ पे इंप्लाइज है, इंप्लाइज मतलब देन, ठीक है। यहाँ इफ भी है, देखो यहाँ इफ भी है। तो दो अलग अलग क्वेश्चन हो गए हैं। इफ मतलब क्या ये इसको इंप्लाई करेगा, ऐसा पूछ रहा है, और बाकी तीन ऑप्शन में कह रहा है कि ये इसको इंप्लाई करेगा क्या,
तो इस तरह एक क्वेश्चन है, समझो, ठीक है ना। और एक वाले डी वाले पार्ट कर रहा है, डी वाले पार्ट इसको इंप्लाई करता है क्या, ऐसा पूछ रहा है आपसे। तो आपको समझना है क्वेश्चन में पूछा क्या गया है ना। सो इसके अकॉर्डिंग तो ये पूछ रहा है कि इफ इंप्लाइज दिस, अगर ए एन कन्वर्जेंट है, एक्चुअल सीक्वेंस कन्वर्जेंट है ना, जो हमारा ए एन सीक्वेंस है कन्वर्जेंट है, देन उसके सारे सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट होंगे। इंप्लाइज की बात कर रहा है, तो बी एन इज कन्वर्जेंट, सी एन नीड नॉट बी, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ए एन अगर कन्वर्जेंट है तो ऑल सब सीक्वेंसेस विल कन्वर्ज, ये थ्योरम है, ऑल सब सीक्वेंसेस विल कन्वर्ज एंड दे विल कन्वर्ज टू सेम लिमिट। तो दिस इंप्लाइज बी एन कन्वर्जेंट सी एन, नहीं गलत बोल रहा ना, कि ऑल सीक्वेंसेस सब सीक्वेंसेस हैज टू कन्वर्ज, तो ये ऑप्शन गलत है। इंप्लाइज सी एन कन्वर्जेंट, बी एन डिड नॉट बी कन्वर्जेंट, ये भी गलत है, बिकॉज ऑल सब सीक्वेंसेस विल कन्वर्ज, ठीक है, सो विल कन्वर्ज ये आ जाएगा। इंप्लाइज बोथ बी एन एंड सी एन आर कन्वर्जेंट, ये सही है, सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो ऑल सब सीक्वेंसेस विल कन्वर्ज, तो आप लोग सही बता रहे हैं। कह रहा है इफ बोथ बी एन एंड सी एन आर कन्वर्जेंट, इफ अगर बी एन सी एन कन्वर्जेंट है तो क्या ये गारंटी देगा कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी? नो, -1 की पावर n ले लो, है ना, डी ऑप्शन के लिए। अगर तुम ए एन को -1 की पावर n लोगे तो बी एन बनेगा 1 एंड सी एन बनेगा -1, तो बी एन कन्वर्जेंट है, सी एन भी कन्वर्जेंट है, बट ए एन कन्वर्जेंट नहीं है। तो बोल रहा है इफ देन नहीं कह रहा है, इफ बोल रहा है, बोथ, है ना, यहां पे था इंप्लाइज, देन बोल रहा है, यहां इफ बोल रहा है, आपको समझना है। कुछ लोग लगेगा सेम ही ऑप्शन तो है, सी डी सेम नहीं है, है ना। बोल रहा है ए एन कन्वर्जेंट इंप्लाइज दिस, और ये बोल रहा है एन इफ दिस, तो ये इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट तो ऐसा नहीं होगा ना, सिर्फ दो सीक्वेंस के लिए इफ एंड ओनली इफ नहीं कर सकते कि ए एन बी एन सब सीक्वेंस है तो ए एन इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ ए एन बी एन, ऐसा नहीं बोल सकते, है ना, और सेम लिमिट पे हो भी नहीं रहा है ना, तो ऐसा नहीं बोल सकते कि सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट, ऐसा नहीं होगा, डिफरेंट लिमिट भी तो हो सकती है। तो दैट्स वाई ये गलत है एंड ये सही है, ठीक है जी। देख लो, सी एंड डी आर डिफरेंट थिंग, इफ दिस हैपन डजंट इंप्लाई दिस हैपन, दिस इज अ काउंटर एग्जांपल, बी एन कन्वर्जेस टू 1, दिस कन्वर्ज माइनस, बट ए एन डज नॉट कन्वर्ज, तो ये गलत है। बट हाँ, अगर ए एन कन्वर्जेंट है, गिवन है ए एन, देन बी एन सी एन मस्ट बी कन्वर्जेंट। इस तरह के ना क्वेश्चन है दैट यू कैन सॉल्व, मतलब ऐसे और भी क्वेश्चंस हैं दैट यू कैन ट्राई। हाँ सर, अगर किसी एक सीक्वेंस की दो सब सीक्वेंस दो अलग अलग लिमिट पे कन्वर्ज कर रही है, हाँ तो हम ये कह सकते हैं कि वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है। हाँ, ये श्योर है, अगर टू सब सीक्वेंसेस हैं अलग अलग लिमिट पे कन्वर्ज कर रही है तो ये गारंटी है कि वो डाइवर्जेंट है ना, सो दैट इज गारंटी कि वो डाइवर्जेंट ही है। ठीक है, मैं आगे थ्योरी कंटिन्यू करता हूँ, बाकी आप लोग असाइनमेंट कर लेना। तो जैम एम एस दोनों के हैं और बहुत सारे क्वेश्चन है दोनों मिला के, जितने सीक्वेंसेस के सीरीज वाले, जहाँ सीरीज लगा उसको छोड़ देना, अभी सीरीज में थ्योरी स्टार्ट करता हूँ। सीक्वेंसेस आप पूरा कंप्लीट करो, फिर डाउट कल, पहले डाउट ही हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, अभी मैं आगे सीरीज पे आता हूँ, है ना। सो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं सीरीज ऑफ इन्फिनाइट सीरीज एंड देयर कन्वर्जेंस। व्हाट इज मीनिंग ऑफ इन्फिनाइट सीरीज एंड देयर कन्वर्जेंस का क्या मीनिंग है ना। सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ इन्फिनाइट सीरीज एंड देयर कन्वर्जेंस। तो इन्फिनाइट सीरीज, तो मैं फिर से कराऊंगा, जस्ट सीरीज बोल रहे हैं तो इन्फिनाइट सीरीज है, अगर जस्ट सीक्वेंस बोल रहे हैं तो इन्फिनाइट सीक्वेंस है। तो जो हमारा सिलेबस का पार्ट है, इट इज सीक्वेंस मीन्स इन्फिनाइट सीक्वेंस, सीरीज मीन्स इन्फिनाइट सीरीज। ओके, तो मान लो ऐसा है कि लेट ए एन बी एन फ्रॉम 1 to infinity बी अ सीक्वेंस, ठीक है, या सीक्वेंस का मतलब इन्फिनाइट सीक्वेंस, तो बी इन्फिनाइट सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, है ना। देन एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन है समेशन ए आई या ए एन लिख लो, समेशन ए एन एन फ्रॉम 1 to infinity। तो कभी कभी तुम देखोगे जो बुक्स में या PYQs में एन की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है ना, 0 to infinity, तो उस तरह से देन एक्सप्रेशन दिस इज कॉल्ड, है ना, तो इसका मतलब हो गया A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 डॉट डॉट डॉट,
ये जो एक्सप्रेशन है इसको बोलते हैं सीरीज, है ना. यू राइट दिस और यू राइट दिस. दिस इज कॉल्ड सीरीज ऑफ रियल नंबर या इन्फिनाइट सीरीज ऑफ रियल नंबर. तो सीरीज का मतलब इन्फिनाइट सीरीज ही होगा, है ना. सीरीज ऑफ रियल नंबर. ओके. सो कहने का क्या मतलब है. सो दैट इज, ये जो हम ऐसा लिख रहे थे ए एन, जिसका मतलब था A1 कॉमा A2 कॉमा A3 कॉमा A4 डॉट डॉट डॉट. दिस इज इन्फिनाइट सीक्वेंस. ठीक, ये है इन्फिनाइट सीक्वेंस. एंड ये जो होगा n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, जो कि होगा A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट डॉट डॉट. दिस इज इन्फिनाइट सीरीज. ओके. तो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर द इन्फिनाइट सीरीज, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर द इन्फिनाइट सीक्वेंस. तो ये तो सिंपल डेफिनेशन हो गया, है ना. मान लो ऐसा नहीं कि ये सम होके जितना आएगा वो, दैट इज नॉट सीरीज, जैसे मैं लिखता हूं ना. सो एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं. तो एग्जांपल के लिए लेट अस कंसीडर 1/n स्क्वायर. ठीक, तो इसमें लिखोगे तो 1/1 स्क्वायर, 1/2 स्क्वायर, 1/3 स्क्वायर, 1/4 स्क्वायर. तो दिस इज इन्फिनाइट सीक्वेंस. ठीक, एंड ये जो एक्सप्रेशन है 1/n स्क्वायर, जिसको ओपन करोगे आप 1/1 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट. दिस इज इन्फिनाइट सीरीज. अब ध्यान ये रखना है, आप लोग जानते हो, वी नो, बताइए इसका ये कितना आता है, ये किसके इक्वल आता है. इसका फॉर्मूला है π²/6. सो वी कैन नॉट से कि ये जो नंबर है ये सीरीज है. नंबर इज नॉट अ सीरीज, है ना. तो आपको समझना है कि दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड सीरीज और इसका सम इसके इक्वल है. सो हम ऐसा नहीं बोलेंगे ये सीरीज का एक्सप्रेशन है, दिस इज अ सीरीज, बट विल नॉट से दोनों इक्वल है, इसका मतलब ये नहीं ये सीरीज हो गया. तो विल नॉट से दिस इज सीरीज. अ नंबर कैन नॉट बी अ सीरीज, है ना. सीरीज इज एक्सप्रेशन. तो इसको बोलेंगे. तो यहां पे मैं बोलूं कि हेयर, ये जो हमने लिखा है, सो हेयर ये जो π²/6 है, दिस इज नॉट अ सीरीज. इसको नहीं बोलेंगे सीरीज है, दिस इज नॉट अ सीरीज. इसको हम सीरीज नहीं बोलेंगे, बट बोलेंगे इट इज एक्चुअली, इट इज सम ऑफ सीरीज. तो ये टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज करेंगे कोर्स में या बुक में भी ये यूज होता है. सो दिस इज अ टर्म विल यूज. सो π²/6 विल बी कॉल्ड सम ऑफ सीरीज, नॉट द सीरीज एक्चुअली. ठीक है. सो π²6, और ऐसा नहीं बोलेंगे लिमिट ऑफ द सीरीज, ऐसा कोई टर्म नहीं है ना. सम ऑफ सीरीज, जैसे सीक्वेंस में लिमिट होती है, सीरीज में सम होता है ना. सो हम बोलेंगे कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है इफ एंड ओनली इफ लिमिट एग्जिस्ट एंड लिमिट इज फाइनाइट. हम बोलेंगे सीरीज कन्वर्जेंट है इफ एंड ओनली सम इज यूनिक एंड फाइनाइट, या सम एग्जिस्ट एंड इट इज फाइनाइट. और यूनिक तो होगा ऑब्वियसली, है ना. तो लिमिट एग्जिस्ट इफ एंड ओनली, है ना. सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली जो लिमिट है दैट इज फाइनाइट एंड यूनिक. तो सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली सम इज फाइनाइट एंड यूनिक, ये होगा. तो वैसा आएगा. तो सीरीज का कन्वर्जेंस सम के थ्रू डिफाइन होगा, सीक्वेंस का कन्वर्जेंट लिमिट के थ्रू डिफाइन हो रहा था. ठीक है. सो π²/6 इज नॉट अ सीरीज, इसको सीरीज नहीं बोलेंगे, बट इट इज सम ऑफ सीरीज. तो जो टर्म हम यूज करेंगे सम ऑफ सीरीज, तो उसको बोलेंगे सम है सीरीज का. ठीक है ना. सो दिस इज सम ऑफ सीरीज. ओके, ये जस्ट नोटेशन बता रहा हूं, है ना. तो जैसे यहां पे लिखते हैं, मान लो अगर थियोरेटिकली लिखूं कि हमने लिखा था कि अ सीक्वेंस an is convergent if and only if ये जो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी an is unique and finite, ये लिखा था. तो सिमिलरली जब हम लिखेंगे तो इन द सिमिलर वे, सिमिलर वे अ सीरीज मतलब इन्फिनाइट सीरीज, समेशन an फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, दिस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ जो सम ऑफ सीरीज है, सम ऑफ सीरीज जो आएगी, दिस इज यूनिक एंड
फाइनाइट। ठीक है जी, तो इस तरह से मैं डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, ये थ्योरम है, मैं डिफाइन कन्वर्जेंस को अभी करता हूँ, है ना। हमने वहाँ भी कन्वर्जेंस को ऐसे थोड़ी डिफाइन, जो थ्योरम था कन्वर्जेंस को हमने कैसे डिफाइन किया था कि अगर मैं वहाँ पे आऊँ, ये बस समझाने के लिए है ना। क्वेश्चंस में ये अप्रोच हम लोग यूज़ करते हैं। जब मुझे कोई सीक्वेंस गिवन होता है, पूछता है कन्वर्जेंट है कि नहीं, तो हम लिमिट के बारे में सोचते हैं। जब कोई सीरीज मुझे गिवन है और पूछेगा कि कन्वर्जेंट है कि नहीं, तो हम सम के बारे में सोचेंगे। अब जरूर नहीं हर बार सम निकाल पाएंगे, उसके लिए बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं। टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज है। सीक्वेंस में कन्वर्जेंट चेक करने का कोई टेस्ट नहीं था, सीरीज में कन्वर्जेंट चेक करने का टेस्ट है। सीरीज का सम फाइनाइट है तो कन्वर्जेंट है, नहीं है तो कन्वर्जेंट नहीं है, बट यूनिक होने चाहिए। जैसे अभी अगर मैं लिखूं कि हमने कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस जब डिफाइन किया था, कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस जब हमने डिफाइन किया था, इसमें क्या था कि लाइक हमने ये कहा था कि ए एन कन्वर्जेस टू ए एज एन टेंस टू इन्फिनिटी if and only for every epsilon more than 0 there exists n naught belongs to natural number such that a n minus a less than epsilon for all n more than equal to n naught। ये definition लिखा था। This was theoretical definition of convergence कि for all epsilon more than 0 there exists n naught belongs to natural number such that a n minus a less than epsilon for all n more than equal to n naught। अब मुझे convergence of series को इस तरीके से define करना है, तो उसके लिए जो क्राइटेरिया है, एक वर्ड यूज होगा सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। ठीक है, सो विल यूज द वर्ड सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। ठीक है, सो ये एक वर्ड यूज होगा, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, है ना। फुल सम तो इन्फिनिटी तक जाती है, यहां हम पार्शियल सम की बात कर रहे हैं, तो हम लोग टर्म n तक का ही सम लेंगे। ठीक है, तो फुल सम विल गो टिल, है ना, इन्फिनिटी। तो यहां से पार्शियल सम का मतलब क्या है कि लेट ए एन बी, या मैं अब सीक्वेंस का साथ छोड़ देता हूं, सीधा से सीरीज से स्टार्ट करते हैं ना। तो लेट समेशन ए एन एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी बी एन, या इज एन, है ना, इन्फिनाइट सीरीज है। देन Sn, जिसका मतलब होगा a1 प्लस a2 अप टू an। Sn मतलब सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज। ठीक है, सीरीज के n टर्म का सम Sn डिफाइन किया। Sn इज कॉल्ड सीरीज सीक्वेंस। सो Sn इज अ सीक्वेंस। ठीक है ना, Sn इज अ सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। दिस विल बी कॉल्ड सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, है ना। दैट इज, ये जो अब Sn है, जो एक्चुअल सीक्वेंस है S1 S2 S3 S4, ये है एक्चुअली। सो दिस इज सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, दिस इज कॉल्ड सीक्वेंस, इनफाइनाइट सीक्वेंस होगा। दिस इज कॉल्ड सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। सो नाउ आई हैव अ न्यू सीक्वेंस। So corresponding to series we have constructed a new sequence, that is Sn. Meaning of Sn is this, अगर मैं S1 लिखता हूँ that is A1, S2 is A1 plus A2, S3 is A1 plus A2 plus A3, S4 A1 plus A2 plus A3 plus A4 and so on. Sn is this thing. So this is sequence of partial sum. तो यहाँ पे मैं लिखूंगा जो S1 है I have that is A1, S2 is A1 plus A2, S3 is A1 plus A2 plus A3 and dot dot dot, you know, Sn means An. So this is a new sequence, है ना, we have a new sequence, जैसे मैंने लिखा था अभी कि Sn is just we have a new sequence S1 S2 so on। तो Sn में ना यहाँ n from 1 to infinity होगी। ठीक है, ये आ जाएगा। और इसको मैं और एलिबरेट करूँ तो जो Sn है that is n from 1 to infinity जो लिखा है, that is S1 means A1, S2 means A1 plus A2 and this will keep going इस तरह से। Now you think, अगर मैं बात करूं so Sn क्या है मेरे पास, so Sn actually is A1 plus A2 up to An। If I write limit n tends to infinity Sn, तो ये क्या हो जाएगा A1 plus A2 plus A3, और n तो इन्फिनिटी पे चला गया ना, तो वैसा हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया ना, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn। सो ये एक्चुअली
ए एन एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, ऐसे लिख सकते हैं। तो होगा क्या, कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज को विल डिफाइन थ्रू कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस एस एन। तो यहां पे क्या कहना चाह रहा हूं, सो यहां पे हम ये लिखेंगे इस सीरीज का सम फाइनाइट होने का क्या मतलब, इसके लिमिट फाइनाइट है। सो हमें भी हम कैसे डिफाइन करेंगे सीरीज के कन्वर्जेंस को, सो विल डिफाइंड इट कि सो यहां पे क्या होगा, सीरीज ए एन एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी इज कन्वर्जेंट if and only if sequence Sn is convergent sequence, ठीक है। देखो, so this will be convergent series if and only if Sn is a convergent sequence. So this is the definition, आप बुक में देखोगे तो यही डेफिनेशन यूज करते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस के लिए। अच्छा, तो यही मैं यहाँ पे लिख रखा है ना, तो मैंने यही चीज यहाँ पे लिखा था कि सीरीज दिस इज कन्वर्जेंट सीरीज, सो इफ एंड ओनली इफ सम ऑफ सीरीज जो कि एस एन था, है ना, सम ऑफ, अच्छा यहाँ तो चलो वैसे लिख दिया, तो यहाँ पे मैं डिफाइन करता हूँ कन्वर्जेंस ऑफ अ सीरीज, सो विल डिफाइन कन्वर्जेंस ऑफ अ सीरीज, ठीक है। तो क्या होगा कन्वर्जेंस सीरीज, अ सीरीज summation a n n from 1 to infinity is convergent series if and only if sequence of partial sum Sn is convergent sequence, ठीक है। ये हो गया डेफिनेशन। तो दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, कि मैं सीरीज को कन्वर्जेंट बोलूंगा अगर जो एस एन है वो कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। जैसे अभी आपने देखा सिंपली, सो दैट इज दिस एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी इज कन्वर्जेंट सीरीज इफ एंड ओनली इफ लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एस एन इज फाइनाइट एंड यूनिक, ठीक है। ये डेफिनेशन समझ आया। एक एग्जांपल देता हूँ क्योंकि टाइम खत्म हो गया है, तो एक एग्जांपल देके हम लोग यहाँ पे स्टॉप करूँगा। तो अभी के लिए यही था कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट था इफ एंड ओनली लिमिट दिस, तो मैं बोल रहा हूँ ए एन सीरीज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली सम ऑफ सीरीज इज यूनिक एंड फाइनाइट, और यही चीज़ था इफ एंड ओनली इफ, है ना, दिस थिंग फर्दर कैन बी रिटन एज इफ एंड ओनली इफ लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एस एन जो है सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, दिस इज यूनिक एंड फाइनाइट, ओके। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल से स्टार्ट करो। जैसे अभी के लिए यही था मेरे पास, कि जैसे मैं वही सेम एग्जाम्पल लेता हूँ। अभी मैंने ये बनाए थे n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1/n², तो अगर इसको ऐसा लिखूँ कि 1/an n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी सो an इज 1/n², तो Sn क्या होगा, Sn सम ऑफ n टर्म है a1 प्लस a2 प्लस an, है ना। तो यहाँ Sn हो जाएगा 1/1², 1/2² एंड सो ऑन 1/n²। सो आई विल फाइंड लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn, तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/1², 1/2² एंड 1/n²। नाउ वी नो सम ऑफ दिस, है ना, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है, तो इसका लिमिट आता है π²/6, ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ से क्या समझ आया कि दिस इज कन्वर्जेंट सीरीज बिकॉज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी जो Sn है दिस इज π²/6 एंड सो, और फिर क्या होगा, सीरीज का सम वही होगा जो लिमिट है ना। तो ये जो सीरीज का सम है, हेंस यहां लिखूं मैं कि सम ऑफ सीरीज इज π²/6, मतलब सिंपल लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो मतलब कन्वर्जेंट है, ओके, है ना। एक और एग्जांपल अगर इसमें मैं लिखूं कि लाइक मान लो दूसरा एग्जांपल ये है
1/n, अगर मैं इसको ऐसा लिखूं समेसन 1/n, तो ए एन इज 1/n, तो यहाँ से मैं एस एन लिखूंगा तो एस एन इज A1 + A2 अप टू AN। तो ये सब्जेक्टिव प्रूफ लिख रहा हूँ क्यों, लेकिन एग्जाम में तो जरूरत थोड़ी ऐसा प्रूफ लिखने की, तो बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। एग्जाम में तो आपको डायरेक्टली थ्योरम अप्लाई करना है या जो याद है उस पर काम करो। तो ये 1/2 1/n। अब जब लिमिट लगाओगे n टेंस टू इन्फिनिटी Sn, तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 1/2 + 1/3 अप टू 1/n। इसको बोलते हैं हार्मोनिक सीरीज। 1 2 3 4 5 6 ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ये 1 + 2 + 3 4 है ना, ये अर्थमेटिक सीरीज है। सो ये हार्मोनिक सीरीज है क्योंकि उसका रेसिप्रोकल करते हैं हार्मोनिक है, सो हार्मोनिक सीरीज है और इसका सम इन्फिनिटी आता है। ये आपको याद रखना है, याद है तो ठीक है, नहीं तो याद रखना है कि दिस सम विल बी इन्फिनिटी। प्रूफ भी है इसका, तो अभी हम ये यूज कर रहे हैं इन्फिनिटी, तो लिखेंगे दिस इज डाइवर्जेंट सीरीज, दिस इज डाइवर्जेंट सीरीज बिकॉज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn डज नॉट एग्जिस्ट, इज प्लस इन्फिनिटी, है ना, तो इसीलिए डाइवर्जेंट है क्योंकि एग्जिस्ट तो किया नहीं। इसका मतलब हो गया दैट इज Sn इज डाइवर्जेंट सीक्वेंस। सो Sn डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। इफ Sn इज अ डाइवर्जेंट सीक्वेंस तो समेसन An इज डाइवर्जेंट सीरीज, ठीक है। सो दिस इज डाइवर्जेंट सीरीज बिकॉज दिस इज डाइवर्जेंट सीक्वेंस। तो अभी के लिए आप चाहो तो इसको यहाँ बुला लो, तो पहले से लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब है यहाँ पे ऐसा हो गया Sn जो है बिकॉज Sn इज डाइवर्जेंट सीक्वेंस, और ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस, है ना, दैट इज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn इज नॉट फाइनाइट, है ना, ये फाइनाइट नहीं है इसलिए डाइवर्जेंट था, ये अनबाउंडेड है ना, अनबाउंडेड सीक्वेंस, सो दैट्स व्हाई इट इज डाइवर्जेंट। ये द डेफिनेशन है, बाकी क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे यूजिंग थ्योरम्स, और ठीक है। तो अभी के लिए मैं एक थ्योरम लिख के खत्म करता हूं जिसको कल यहीं से स्टार्ट करूंगा। इसको बोलते हैं nth टर्म टेस्ट। सो कल की क्लास यहीं से स्टार्ट होगी, अभी जस्ट एक थ्योरम लिख देता हूं। इफ सीरीज an n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी इज कन्वर्जेंट, देन ये वन वे स्टेटमेंट है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an विल बी 0। अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो गारंटी है इस सीक्वेंस की लिमिट 0 होगी। दैट इज, इसी को मैं दूसरे तरीके से लिखूं, सो इफ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an इज नॉन जीरो, देन सीरीज an इज डाइवर्जेंट, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट। बोथ आर द सेम स्टेटमेंट, जस्ट कंट्रापोजिटिव एक दूसरे का। सो सीरीज कन्वर्जेंट है तो गारंटी an की लिमिट 0 होगी, अगर an की लिमिट 0 नहीं है तो गारंटी है कि सीरीज an डाइवर्जेंट होगी। तो मैं कल यहीं से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो अभी यहीं स्टॉप करता हूं, थैंक यू।